Hello, this is Jagan Tiwari from KGU Lucknow. In this video, we'll discuss about some important questions of biology. Basically, क्वेश्चन आपके जो हैं ये आपके क्लास 12 बायोलॉजी से रहने वाले हैं. थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चन है. मिक्स क्वेश्चन है, नीट के भी क्वेश्चन है और RHS के भी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सो इनकी एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करना, देखना, अच्छे क्वेश्चन है. स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेम सेल आर फाउंड इन द, स्टेम सेल जो होते हैं आपके पढ़ा होगा NCERT में, आप देखोगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में दिया गया है. स्टेम सेल्स आपके यहाँ पे पाए जाते हैं और इनका फंक्शन क्या होता है. तो स्टेम सेल ऐसे सेल्स होते हैं जो किसी भी सेल में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, यानी किसी भी सेल को बनाने की क्षमता होती है इनके पास, इन्हें स्टेम सेल्स बोलते हैं. ऑप्शन है आपके पास इनर सेल मास, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म. राइट आंसर विल बी इनर सेल मास. ठीक है, इनर सेल मास जो होता है यहाँ पे आपके स्टेम सेल्स पाए जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लेसेंटा कंटेन्स, प्लेसेंटा आपकी किस तरीके से बनती है. तो फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद आपका इम्प्लांटेशन होता है और इम्प्लांटेशन आपका जो होता है ये यूट्रस में होता है. यूट्रस में इम्प्लांटेशन होने के बाद फिर जब इसके बाद जो अगला स्टेप आता है आपका, जब वहाँ पे आपका जो ब्लास्टोसिस होता है, ठीक है, ब्लास्टोसिस फॉर्मेशन होने के बाद फिर आपका जो ट्रोफोब्लास्ट मेम्ब्रेन होती है, ट्रोफोब्लास्ट मेम्ब्रेन से आपका कोरियोनिक विलाई निकलता है. ठीक, कोरियोनिक विलाई और जो आपका यूट्राइन टिश्यू होता है, वो दोनों आपका इंटरडिजिटेड होकर के एक साथ मिलकर के फिर आपका प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करते हैं. सो राइट आंसर विल बी थर्ड, कोरियोनिक विलाई एंड यूट्राइन टिश्यू. ओके. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच हार्मोन एक्ट ऑन द यूट्राइन ड्यूरिंग पास्चुरेशन. ठीक है, कौन सा हार्मोन जो होता है आपका यूट्रस पे काम करता है ड्यूरिंग पास्चुरेशन, यानी कि ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द बेबी. ठीक है, उस समय कौन सा आपका हार्मोन जो होता है यूट्रस पे काम करता है. राइट आंसर विल ऑक्सीटोसिन. ऑक्सीटोसिन जो होता है ये आपका हार्मोन मसल्स पे काम करता है. बेसिकली आपका जो होता है ये जो आपका यूट्रस का जो मसल होता है जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, आपकी जो 3 लेयर होती है मसल यूट्रस में, आपके जो 3 लेयर होती है आपका जो उसमें होता है, ठीक है, इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम होता है. ठीक है, सो बेसिकली आपका जो मायोमेट्रियम होता है, जो कि मसल्स होते हैं, उस पर काम करता है ऑक्सीटोसिन, और इसकी वजह से आपको जो होता है जो पास्चुरेशन में होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है. तो इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन पास्चुरेशन के लिए. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रिपल फ्यूजन आपका संबंध मेल गैमेट फ्यूजन से. ट्रिपल फ्यूजन आपका कब होता है. ट्रिपल फ्यूजन आपका जब होता है जब जो मेल गैमेट होता है, मेल गैमेट बेसिकली आपका 2 आता है. ठीक है, 2 मेल गैमेट्स आते हैं और एक मेल गैमेट होता है आपका जो प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है उसे फ्यूज होता है. प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस में आपका जो 2 न्यूक्लियस होते हैं और फिर मेल गैमेट फ्यूज होता है, तो वहाँ पे आपके पास 3 न्यूक्लियस आते हैं. इस तरीके से आपका जो प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है. तो बेसिकली आपका जो पोलर न्यूक्लियस होता है, ठीक है, पोलर न्यूक्लियस का राइट आंसर होगा. पोलर न्यूक्लियस में आपको जो होता है ये फ्यूज होकर के फिर यहाँ पे आपका जो आता है वहाँ पे ट्रिपल फ्यूजन देखने को मिलता है. और ट्रिपल फ्यूजन आपसे जो होता है ये प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल का फॉर्मेशन होता है. इसके बाद सबसे पहले आपका प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है, फिर उसके बाद ही आपका सेल का फॉर्मेशन होता है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ पॉलन, द नंबर ऑफ जंप ओवर इन द कैप्सुला पॉलन ग्रेन. बेसिकली ये तो थोड़ा सा टफ लेवल क्वेश्चन है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट याद रख सकते हो. ठीक है, 3 होते हैं. नंबर ऑफ जंप ओवर इन द कैप्सुला पॉलन ग्रेन आपको जो होता है ये 3 होते हैं. फिर अगला क्वेश्चन है एगापेरेटस इज प्रेजेंट टुवर्ड्स. ठीक है, एगापेरेटस आपका जो होता है किधर प्रेजेंट होता है. जो आपका इपियोसाक होता है उसमें 2 इंट होते हैं, यहाँ पे चैलाजियल इंट होता है, माइक्रोपाइलर इंट होता है. जो माइक्रोपाइलर इंट होता है आपका, ठीक है, डाउन साइड होता है, चैलाजियल इंट अप साइड होता है. तो जो एगापेरेटस होता है ये, ठीक है, एगापेरेटस आपका जो होता है ये माइक्रोपाइलर इंट पे होते हैं. माइक्रोपाइलर इंट पे आपका जो होता है एगापेरेटस होता है और एंटीपोडल सेल्स जो होते हैं आपका ये चैलाजियल इंट पे होते हैं. ओके. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म अकर्स. जो आपका डेवलपमेंट होता है फीमेल गैमेटोफाइट का एंजियोस्पर्म में जो होता है वो किस चीज़ से होता है, किससे स्टार्ट होता है. सो स्टार्ट होता है आपका मेगास्पोर. ठीक है, मेगास्पोर से स्टार्ट होता है जिसमें म्योसिस होती है, म्योसिस होने के बाद ही आपका जो होता है फाइनल में एम्ब्रियोसाइट का फॉर्मेशन होता है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्ट एज अ फिजियोलॉजिकल बैरियर एंड प्रिवेंट एंट्री ऑफ द पैथोजन इन आवर बॉडी. तो ये क्वेश्चन आपका जो होता है ह्यूमन हेल्थ डिजीज का है, वहाँ से क्वेश्चन है और हमसे पूछा गया फिजियोलॉजिकल बैरियर जो होती है बॉडी में क्या होती है. सो बेसिकली आपके पास फिजिकल बैरियर आता है, फिजियोलॉजिकल बैरियर आता है, साइटोकाइनिन बैरियर आते हैं. ठीक है, अलग अलग टाइप्स के बैरियर होते हैं. तो फिजिकल यानी कि फिजियोलॉजिकल बैरियर में आपके पास क्या आता है. तो फिजियोलॉजिकल बैरियर में आपका जो होता है इसमें आता है ऑप्शन सारे टीयर फ्रॉम द आईज, स्किन, इंटरफेरॉन या फिर एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द स्टमक. टीयर फ्रॉम द आई, ठीक है, जो टीयर फ्रॉम द आई होता है ये आपका फिजियोलॉजिकल बैरियर में आता है. बाकी आपका स्किन हो गया, एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द स्टमक हो गया, ये सारे आपके फिजिकल बैरियर में आते हैं. इंटरफेरॉन आपका जो होता है ये साइटोकाइनिन बैरियर में देखने को मिलता है आपको. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्मैक. स्मैक इज अ ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम. स्मैक जो होता है ये आपका बेसिकली जिसे हेरोइन बोलते हैं, ठीक है, वो आपका कहाँ से ऑब्टेन होता है. सो ऑप्शन आर लेटेक्स ऑफ द पोपिफेरम, ठीक है, सोमनीफेरम. तो राइट आंसर विल लेटेक्स ऑफ द पेपर सोमनीफेरम. यहाँ से आपका जो होता है ये स्मैक हमें देखने को मिलता है, यहाँ से हम ऑब्टेन करते हैं इसको. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट पैथोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द निमोनिया डिजीज. निमोनिया डिजीज के लिए कौन सा पैथोजन रिस्पॉन्सिबल होता है. सो राइट आंसर विल हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा. ठीक है, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो होता है आपका इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. राइट आंसर विल बी हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा. द नेक्स्ट क्वेश्चन आर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैथोजेनिक बायोलॉजिकल एजेंट. इसमें कौन सा आपका पैथोजेनिक बायोलॉजिकल एजेंट नहीं है. ऑप्शन आर फंगस,
माइकोप्लाज्मा रेडिएशन या वायरस, राइट आंसर रेडिएशन, रेडिएशन इज नॉट अ पैथोजेनिक बायोलॉजिकल एजेंट एंड रेस्ट ऑल आर दिस जो आपके अलग थे, फंगाई, माइकोप्लाज्मा, वायरस, ये सारे के सारे आपके पैथोजेनिक बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट रिस्पेक्ट टू द मेंडल वर्क ऑन द पी प्लांट। जो मेंडल ने पी प्लांट पे जो आपने कार्य किए थे उसके रिस्पेक्ट में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, सो आपको बताना है कि कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है। देन ऑप्शन आर मेंडल कंडक्टेड सेल्फ पॉलिनेशन एक्सपेरिमेंट यूजिंग द 14 ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स, ये आपका रॉन्ग है, ठीक है। यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन, मेंडल ने क्रॉस पॉलिनेशन करवाया था, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं करवाया था। अदर ऑप्शन आर द ड्यूरेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट वाज 7 years, राइट, ठीक है। आपका जो ड्यूरेशन था बिल्कुल सही है, 1856 से लेकर, ठीक है, 63 तक चला था, जिसमें 7 years आते हैं। थ्रू इज एक्सपेरिमेंट ऑन द गार्डन पी, ये प्रपोज द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, बिल्कुल सही बात है, उन्होंने लॉज ऑफ इनहेरिटेंस को प्रपोजल दिया था। एंड नेक्स्ट ऑप्शन इज अमॉन्ग एक्सियल एंड टर्मिनल फ्लावर्स, जो दो तरीके के फ्लावर्स थे, एक्सियल थे और टर्मिनल थे, उसमें से जो एक्सियल वाला था वो आपका डोमिनेंट था, ये भी सही बात है, ठीक है। सो यहाँ पे जो इसका ऑप्शन जाएगा फर्स्ट होगा, जिसमें बताया गया कि जो यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता, क्रॉस पॉलिनेशन ही होता है, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लॉज ऑफ द इनहेरिटेंस एक्सप्लेन द प्रोपोर्शन ऑफ द 3:1 एट F2, ठीक है, कौन सा आपका जो लॉ होता है। एंड ऑप्शन था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ डोमिनेंस, मल्टीपलिज्म, राइट आंसर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। पृथक करंट का जो नियम होता है ये आपका 3:1 को जो एक्सप्लेन करता है। बाकी आपका लॉ ऑफ जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है आपका सेकंड लॉ ऑफ, ठीक है, दूसरा लॉ है जो उन्होंने दिया था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया था, लॉ ऑफ डोमिनेंस होता है, ठीक है, ये भी दिया गया था। सो इसका जो राइट आंसर होगा आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनहेरिटेंस ऑफ द फ्लावर कलर इन द स्नैपड्रैगन, स्नैपड्रैगन में जो फ्लावर कलर का जो इनहेरिटेंस होता है वो आपको कौन सा एग्जांपल है। ऑप्शन आर मल्टीपल एलिज्म, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, प्लेटोट्रॉफी डोमिनेंस, राइट आंसर विल बी इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। यहाँ पे आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने को मिलता है, स्नैपड्रैगन जिसे डॉग फ्लावर बोलते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने को मिलता है यहाँ पे। और जब उसको क्रॉस कराते हैं, यानी कि अगर रेड और व्हाइट से क्रॉस कराते हैं तो हमें पिंक फ्लावर देखने को मिलता है, और ऐसा होना नहीं चाहिए, पिंक फ्लावर नहीं आता, ठीक है, चाहे व्हाइट आना चाहिए या फिर रेड आना चाहिए, पिंक फ्लावर आने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बट अगर ऐसा आता है तो ये आपको शो करता है कि दिस इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यानी कलर जो होते हैं एक दूसरे के ऊपर डोमिनेंट नहीं है। सो इसका राइट आंसर इनकम्प्लीट डोमिनेंट होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज न्यूक्लियोसाइड इज फॉर्म्ड बाय द लिंकिंग ऑफ नाइट्रोजन बेसिस टू द OH ऑफ द पेंटोज शुगर, ठीक है। जब आप इसका स्ट्रक्चर पढ़ोगे कैसे किस तरीके से न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन होता है, फिर न्यूक्लियोसाइड में आपका जो फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है उसके बाद आपका न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले आपका जो होता है यहाँ पे जो, ठीक है, नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, नाइट्रोजन बेसिस के साथ आपका ऐड होता है यहाँ पे शुगर, और ये दोनों मिलकर आपका जो होता है न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन करते हैं। तो हमसे पूछा गया कि यहाँ पे कि जो न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन होता है वहाँ पे जो नाइट्रोजन बेस होता है वो आपका कौन से OH से ऐड होता है। तो राइट आंसर फर्स्ट कार्बन से जो होता है आपका यहाँ पे ऐड, ठीक है, अटैच होता है। और जो आपका फॉस्फेट होता है वो आपका 5th कार्बन से अटैच होता है। फॉस्फेट के ऐड होने के बाद ही आपका जो होता है वो न्यूक्लियोसाइड जो होता है आपका न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट हो जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज DNA एज अ एसिडिक सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय द, किसने आइडेंटिफाई किया था। तो राइट आंसर विल बी यहाँ पे जो आइडेंटिफाई करने वाले थे आपके साइंटिस्ट थे फ्रेडरिक मिशेल, ठीक है, फ्रेडरिक मिशेल वाज द फर्स्ट टू आइडेंटिफाई, और उसे बताया था कि DNA होता है आपका एसिडिक सब्सटेंस होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू चार्गाफ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू चार्गाफ रूल द रेशियो बिटवीन द एडेनिन एंड थायमिन ग्वानिन साइटोसिन आपका, ठीक है, इसमें बताया गया है इसका जो रेशियो होता है क्या होता है। सो इसका जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट एंड इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। यहाँ पे जो एडेनिन का और थायमिन का जो रेशियो होता है, ठीक है, एडेनिन टू थायमिन एंड, ठीक है, एडेनिन टू थायमिन एंड दैट इज इक्वल टू ग्वानिन टू द साइटोसिन का जो रेशियो होता है वो आपका इक्वल टू 1 आता है, ओके, कांस्टेंट एंड इक्वल्स टू 1 होता है ये। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मार्क द इनकरेक्ट मैच विद द रिस्पेक्ट टू द DNA डबल हेलिक्स। ऑप्शंस आर द टू चेन आर कॉइल्ड इन द लेफ्ट हैंडेड फैशन, दिस इज लॉन्ग, ठीक है, राइट हैंडेड फैशन में आपका जो होता है ये, सो इनकरेक्ट आपका फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर विल बी फर्स्ट, इनकरेक्ट यहाँ पे फर्स्ट हो जाता है। एंड अदर ऑप्शन आर, दूसरा ऑप्शन देखते क्या है, तो पिच ऑफ द हेलिक्स 3.4 नैनोमीटर, ये थोड़ा सा गलत है, ठीक है, 3.4 नैनोमीटर होगा यहाँ पे। एंड ऑप्शन आर देयर आर रेगुलेटेड बेस पेयर, ठीक है, ये बात सही है। द डिस्टेंस बिटवीन अ बेस पेयर इन हेलिक्स इज अप्रोक्सीमेटली 0.3 नैनोमीटर, ये भी बात सही है, ठीक है, उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो 0.34 नैनोमीटर होता है, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्राइमरी गैसेस दैट वर यूज्ड बाय द मिलर इन द एक्सपेरिमेंट आर, जो मिलर ने एक्सपेरिमेंट किया था पता लगाने के लिए कि जो पहले का एटमॉस्फेयर थे यहाँ पे, ठीक है, उस एटमॉस्फेयर से कैसे लाइफ का जो आगे से यहाँ पे प्रोसीड हुए, लाइफ कैसे बनी है उस तरीके से पता लगाने वाले थे। तो पहले के एटमॉस्फेयर में, ठीक है, उन्होंने उस चीज़ को लिया और इस तरीके से एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिया था। तो पहले का जो एटमॉस्फेयर था उसमें क्या क्या प्रेजेंट थे, ऑप्शन था मीथेन, अमोनिया हो सकती थी, वाटर, हाइड्रोजन था, ठीक है, या फिर ऑप्शन है अमोनिया है, CO2 है, ठीक है, नाइट्रोजन है, सल्फर डाइऑक्साइड है। सो इसका जो राइट आंसर होगा आपका, ठीक है, राइट आंसर विल बी ए वाला होगा, ठीक है, CH4, अमोनिया, वाटर वेपर और हाइड्रोजन आपके जो थे प्रेजेंट थे उस समय, ठीक है। तो इसके बाद एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्हें यहाँ पे जो मिला था वहाँ पे अमीनो एसिड्स फॉर्मेशन मिला था, और इसे ये, ठीक है, कंफर्म हो गया था कि जो आपकी लाइफ है वहाँ से बनी हुई है, ठीक है। तो अमीनो एसिड्स का जो फॉर्मेशन हुआ था वो आपका कन्फर्मेटेड एक तरीके से कंफर्म हो गया था वहाँ पे। फिर अगला क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमन केमिकल कंपाउंड फाउंड बाय द
यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट, ठीक है, वही बात है जो मिलर ने एक्सपेरिमेंट किया था। बेसिकली उन्होंने एटमॉस्फेयर बनाया था, एटमॉस्फेयर बनने के बाद यहाँ पे फिर जो है क्या उन्हें देखने को मिला था, तो उनको यहाँ पे अमीनो एसिड, अमोनिया, मेथेन या विटामिन, इनमें से क्या मिला था, तो राइट आंसर अमीनो एसिड्स, ठीक है, अमीनो एसिड का फॉर्मेशन यहाँ पे उन्होंने देखा था, जो कि इसके लिए इंपॉर्टेंट था। फिर अगला क्वेश्चन है द बिग बैंग थ्योरी अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन, जो बिग बैंग थ्योरी थी आपको क्या बताना चाहती है, ठीक है, बिग बैंग थ्योरी का क्या मतलब होता है। और बिग बैंग थ्योरी जो होती है आपकी ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ है वहाँ पे वो बताया गया है, ठीक है, इस थ्योरी के माध्यम से कि बिग बैंग थ्योरी जो होती है आपको एक्सप्लेन करती है कि यूनिवर्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन लेड टू द स्पेसिएशन इज आल्सो कॉल्ड, ठीक है, जो आपका सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन होता है, म्यूटेशन की वजह से जो प्रजातिकरण होती है, क्योंकि जब म्यूटेशन होता है, ठीक है, म्यूटेशन होगा तो अलग अलग टाइप के जो ऑर्गेनिज्म होंगे उनके अंदर चेंज आ जाता है, ठीक है, चेंज आने के बाद जो है एक तरीके से अलग स्पीसीज का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, उसे हम स्पेसिएशन बोलते हैं। और सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, किसी स्टेप पर एक तरीके से लार्ज म्यूटेशन होगा, उसकी वजह से जो स्पेसिएशन होती है, जो नई नई प्रजातियां बन जाती हैं, उसको क्या बोलते हैं। सो ऑप्शन आर फाउंडर इफेक्ट, साल्टेशनल स्पेसिएशन, ब्रांचिंग एसेंट या फिर नेचुरल सिलेक्शन। राइट आंसर विल बी साल्टेशनल स्पेसिएशन। जो साल्टेशनल स्पेसिएशन होता है ये आपका सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन होता है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन जो होते हैं एनसीईआरटी से थोड़ा थोड़ा सा डीप लाइनर क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन सारे एनसीईआरटी से ही है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच एक्सटेंट एनिमल शोज द एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, कौन सा जानवर जो होता है यहाँ पे एविडेंस शो करता है इवोल्यूशन के लिए। ऑप्शन आर पैरापेटस, न्यूप्लिना, डायनासोर, आर्क्योप्टेरिक्स। राइट आंसर विल बी आर्क्योप्टेरिक्स। आर्क्योप्टेरिक्स जो था एक तरीके से पक्षी था, ठीक, जो आपका शो करता है इवोल्यूशन शो करता है डायनासोर से। Okay? जो डायनासोर थे, डायनासोर से जो है आपके जो बर्ड्स बने हुए हैं वहाँ से ही इवॉल्व हुए हैं। सो आर्क्योप्टेरिक्स जो था वो एक तरीके से, ठीक है, जमीन पर भी चलता था और उड़ता भी था, तो इस तरीके से आपका ठीक बताया गया कि जो आर्क्योप्टेरिक्स था एक तरीके से डायनासोर के ही है, इवॉल्व हुआ, डायनासोर से इवॉल्व हुआ है ये। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम इज अफेक्टेड बाय हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम जो आपका दिया गया इवोल्यूशन में वो किस चीज़ से प्रभावित होता है। सो ऑप्शन आर जीन माइग्रेशन, जीन फ्लो, जीन ड्रिफ्ट, ऑल ऑफ दिस। इसका जो राइट आंसर होगा सर, ठीक है, सारे होंगे, ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर होगा। 5 फैक्टर बताए गए हैं एनसीईआरटी में, ठीक है, उन सारों को याद अच्छे से कर लेना, वो सारी फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। 5 फैक्टर्स आपके पास जो जैसे जीन माइग्रेशन हो गया, जीन फ्लो हो गया, जीन ड्रिफ्ट हो गया, ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन हो गया और रिकॉम्बिनेंट हो गया, ठीक है, ये 5 फैक्टर्स थे जो आपके हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को इफेक्ट करते हैं। The next question is in Hardy-Weinberg equilibrium the frequency of the heterozygous individuals represented by heterozygous individual को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। हार्डी-वेनबर्ग का जो इक्वेशन क्या है, इक्वेशन आपका आता है पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1। ओके, सो इक्वेशन आपका आता है पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1। सो यहाँ पे हमसे हेटरोजाइगस कंडीशन पूछी गई, हेटरोजाइगस के लिए आपका 2pq आता है, ठीक है, 2pq जो था वो यूज करते हैं हेटरोजाइगस के लिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोर एडवांसमेंट इन द जेनेटिक इंजीनियरिंग इज ड्यू टू द, जेनेटिक इंजीनियरिंग में काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट हो गई है इस समय, ठीक है, तो आपका एडवांसमेंट क्यों आई थे। तो ऑप्शन साथ रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, प्रोटीज, जाइमेज। राइट आंसर विल बी रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। जब से रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस की जो डिस्कवरी हुई थी उसके बाद जो एडवांसमेंट है जेनेटिक इंजीनियरिंग काफ़ी ज़्यादा तेजी से बढ़ा, क्योंकि इसके आने के बाद हम काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते थे, ठीक है, कुछ चीज़ काट सकते थे, कहीं से भी कट कर सकते थे, कुछ भी लाइगेज यानी कि जो अदर एंजाइम्स थे उसकी हेल्प से हम जोड़ सकते थे, ठीक है, तो इस तरीके से जो है काफ़ी ज़्यादा हमको फ़ायदा मिला था यहाँ से। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज स्टार्टेड द सेलिंग ह्यूमन इंसुलिन, कौन सी जो कंपनी थी आपका ह्यूमन इंसुलिन का सेलिंग कर रही थी 1983 में। सो बेसिकली एनसीईआरटी में बताया गया है। एंड कंपनी आपकी जो थी इली लिली कंपनी जो थी, ठीक है, इली लिली कंपनी ये आपका ह्यूमन इंसुलिन का सेलिंग करती थी 1983 में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ह्यूमन इम्यून सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, ह्यूमन के इम्यून सिस्टम में अब क्या क्या आता है इसमें। ऑप्शन आर लिम्फोइड ऑर्गन्स, इम्यून सेल्स, एंटीबॉडीज, ठीक है, ऑल ऑफ दिस। राइट आंसर विल ऑल ऑफ दिस, ये सारे के सारे आपको जो थे इम्यून सिस्टम में आते हैं, लिम्फोइड ऑर्गन, इम्यून सेल, ठीक है, एंटीबॉडीज सारे आते हैं आपके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लाज्मिड, प्लाज्मिड क्या होता है। प्लाज्मिड ऑप्शन आर प्लाज्मिड डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, बैक्टीरियल क्रोमोसोमल डीएनए या फिर बैक्टीरियल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। राइट आंसर विल बी बैक्टीरियल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जो थी आपके, ठीक है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए आपके जो बैक्टीरियल होते हैं ये आपके प्लाज्मिड होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन वाज क्लोन बाय द कोहेन एंड बोयर इन, ठीक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन जो था आपका ये सल्मोनेला टाइफी से लिया गया था, ठीक है, जो सल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया होता है यहाँ से आपका जो होता है इसका जो रेजिस्टेंस एंटीबायोटिक जीन होता है, यानी कि जो इसके अंदर जो रेजिस्टेंस पाया जाता है, ठीक है, उसको लेकर के उसको हमने एक्सट्रैक्ट किया था, कौन किया था, कोहेन और बोयर ने किया था, ठीक है, एक्सट्रैक्ट करके और उसको एक्सरे कोलाई में, ठीक है, वहाँ पे डाल दिया था, एक्सरे कोलाई में जो है इनपुट कर दिया था। तो इस तरीके से यहाँ पे जो था उन्होंने क्लोन किया था, तो किस में क्लोन किया था, तो एक्सरे कोलाई में किया था, ठीक है, लिया था सल्मोनेला टाइफी से, वहाँ से जो उन्होंने, ठीक है, उसका जो है रेजिस्टेंस वाला जीन था वो पोर्शन लेकर के सल्मोनेला यानी कि एक्सरे कोलाई में जो है इसको इंट्रोड्यूस कराया था। तो एक्सरे कोलाई इसका राइट आंसर होगा। ओके, the next question is which of the following equipment is essentially required for the growing microbe on the large scale for the industrial production of enzyme। और जब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात आती है तो जहाँ पे
काफ़ी बड़ी मात्रा में, ठीक है, किसी चीज़ का उत्पादन किया जाता है, प्रोडक्शन लाइन होती है उसकी काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है। ऑप्शन क्या आता है आपका, बीओडी इंडिकेटर स्लज डाइजेस्ट, ठीक है, इंडस्ट्रियल ओवन या फिर बायो रिएक्टर। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं बायो रिएक्टर, जहाँ पे एक साथ हज़ारों लीटर या 100 लीटर से 1000 लीटर ऑफ, ठीक है, जो रॉ मटेरियल था उसको यूज़ करके हम काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बनाते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेड डाटा बुक प्रोवाइड द डेटा ऑन, जो आपकी रेड डाटा बुक है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेड डाटा बुक जो होता है आपको किस चीज़ पर डेटा प्रोवाइड करती है, तो ये आपके जो इंडस्ट्रियल प्लांट और एनिमल है, इनकी जो पूरी लिस्ट होती है उस रेड डाटा बुक में लिखी गई है, ठीक है, उसके बारे में पूरी जानकारी बताती है कि कितने इंडेंजर्ड प्लांट और एनिमल्स या स्पेसिफिक, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है, डोडो पैसेंजर पिजन स्टेलर सी काउस बिकम एक्सटिंक्ट 500 ईयर्स अगो। ये सारे जो डोडो थी आपकी पैसेंजर पिजन स्टेलर सी काउ, ये 500 साल पहले खत्म हो गए। क्यों खत्म हो गए? ऑप्शन आर हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, बर्ड फ्लू, वायरस इन्फेक्शन या पॉल्यूशन। राइट आंसर आपका जो इंसल्ट बताया गया, ओवर एक्सप्लॉइटेशन का काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन हुआ था, ठीक है, इनका दोहन काफ़ी ज़्यादा हुआ था और इसकी वजह से जो है ये 500 साल पहले खत्म हो गए। फिर अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द आईयूसीएन के अकॉर्डिंग क्या है 24 के 2004 के अकॉर्डिंग, टोटल नंबर ऑफ प्लांट स्पीसीज डिस्क्राइब ऑन अर्थ, जो प्लांट स्पीसीज डिस्क्राइब की गई हैं अर्थ पे कितनी है, वो आपकी 1.5 मिलियन डिस्क्राइब की गई है, ठीक है, एनसीईआरटी का डेटा है, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। फिर अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया ग्लोबल स्पेस डाइवर्सिटी, जो आपकी ग्लोबल स्पेस डाइवर्सिटी है जो पूरे ग्लोबल पाई जाती है, वहाँ पे इंडिया का प्रेजेंस क्या है, यानी कि इंडिया कितना कंट्रीब्यूट करता है अपने देश से, उसके पास कितनी डाइवर्सिटी है। सो पूरे ग्लोबल की जो स्पेस डाइवर्सिटी है वहाँ पे इंडिया जो कंट्रीब्यूट करता है आपका 2.4% कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है, 2.4% जो होता है वो इंडिया आपका कंट्रीब्यूट करता है पूरे ग्लोबल की डाइवर्सिटी में। फिर अगला क्वेश्चन आता है, इन द हिस्ट्री ऑफ द बायोलॉजी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट लेड टू द डेवलपमेंट, जो आपका ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा उससे अचीवमेंट हुई थी, ठीक है, ह्यूमन को, जहाँ पे हमने अलग अलग टाइप्स के ह्यूमन की भी और दूसरे जानवर की भी सीक्वेंसिंग की थी और हमें पता लगाया था कि यहाँ पे पूरा डीएनए का जो पूरा सीक्वेंस होता है कैसे वो काम करता है, क्या चीज़ें होती हैं डीएनए के अंदर। तो उससे एक नए चीज़ का डेवलपमेंट हुआ था, एक नए सिस्टम का डेवलपमेंट जिसे हम बोलते हैं बायोसिस्टमेटिक्स, ठीक है, बायोसिस्टमेटिक्स का डेवलप हुआ था। बायोसिस्टमेटिक्स होती है जहाँ पे आपको सारी चीज़ों को एनालाइज करते हो, डेटा को स्टोर करते हो, ठीक है, जो भी आपको डेटा मिल रहा है उस एक्सपेरिमेंट से, जहाँ भी आप जो प्रोजेक्ट का काम कर रहे हो, ज़ाहिर सी बात है उस प्रोजेक्ट से आप जब काम करोगे तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको जानकारी मिली। तो अगर काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है तो काफ़ी जानकारी भी ज़्यादा होगी, तो उसको स्टोर करने के लिए भी कुछ हमें चाहिए। एक नई सिस्टम का एक तरीके से नए चीज़ का ओपन हुआ था जिसे हम बोलते हैं बायोसिस्टमेटिक्स, ठीक है, बायोसिस्टमेटिक का जो है यहाँ पे, जहाँ पे जो डेटा होता है उसे काफ़ी ज़्यादा स्टोर किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, इस तरीके से आपको देखा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, सैटेलाइट डीएनए इज यूज्ड, ये एक आपका यूजफुल टूल है सैटेलाइट डीएनए। और ऑप्शन आर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, डिटर्मिनेशन, फॉरेंसिक साइंस। ये आपका फॉरेंसिक साइंस में यूज होता है जहाँ पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आपने पढ़ा होगा, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो होता है ये सैटेलाइट डीएनए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है, जिसकी वजह से हम जो है काफ़ी चीज़ें जानते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। ओके, फिर अगला क्वेश्चन है, रिमूवल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज थर्ड फ्रॉम द न्यूक्लियोप्लाज्म विल अफेक्ट द सिंथेसिस ऑफ, अगर आप आरएनए पॉलीमरेज थर्ड को निकाल देते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म से, बिल्कुल आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट होता है, सेकंड होता है, थर्ड होता है। सो थर्ड क्या प्रोवाइड करता है, तो थर्ड से आपको जो होता है टीआरएनए, ठीक है, टीआरएनए का जो सिंथेसिस होता है वो आप काफ़ी ज़्यादा रुक जाएगा, ठीक है, टीआरएनए सिंथेसिस जो होती है आपकी आरएनए पॉलीमरेज थर्ड से ही होती है। फिर अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डीएनए, डीएनए का जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है उसका कौन सा पार्ट नहीं है। ऑप्शन आर इंड्यूसर, टर्मिनेटर, प्रोमोटर टू स्ट्रक्चरल जीन। राइट आंसर विल बी इंड्यूसर, ठीक है, इंड्यूसर नहीं होता, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में सिर्फ टर्मिनेटर होता है, प्रोमोटर होता है और स्ट्रक्चरल जीन होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, डीएनए एंड आरएनए सेगमेंट टैग विद द रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल, अगर एक डीएनए आरएनए का सेगमेंट है, अगर उसे टैग किया गया है रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल से, उसको रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल का यूज़ किया गया है, तो उसे क्या बोलते हैं। राइट आंसर विल प्रोब, ठीक है, उससे हम प्रोब बोलते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। फिर क्वेश्चन है, रिस्ट्रक्शन इनटू न्यूक्लियस आर द एंजाइम्स व्हिच, रिस्ट्रक्शन न्यूक्लियस क्या होते हैं ये, मिक्स कट एट स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द डीएनए मॉलिक्यूल, रिकॉग्नाइजेस स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस फॉर बाइंडिंग ऑफ द डीएनए लाइगेज, या फिर रिस्ट्रिक्ट द एक्स ऑफ द डीएनए, ठीक है, राइट आंसर विल बी ए होगा आपका, ठीक है, ये वाला आपका आंसर जो होगा राइट होगा। और ठीक है, मेक कट्स एट अ स्पेसिफिक पोजीशन, ये बिल्कुल एक स्पेसिफिक पोजीशन पे कट लगाते हैं विद इन द डीएनए मॉलिक्यूल, ठीक है, डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर ही लगाते हैं ये, तो ये काम होता है आपका रिस्ट्रिक्शन इनटू न्यूक्लियस का। ओके, फिर अगला क्वेश्चन है, तो पॉलिन टैबलेट्स आर द अवेलेबल मार्केट, मार्केट में जो पॉलिन टैबलेट्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, अवेलेबल होती हैं, इनका काम क्या होता है। ऑप्शन आर ब्रीडिंग प्रोग्राम, सप्लीमेंट्री फूड, एक्सेस टू कंजर्वेशन, इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन। तो ये आपके जो होते हैं सप्लीमेंट्री फूड के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, एथलेटिक जो आपके एथलीट्स होते हैं वो पॉलिन टैबलेट्स का यूज़ करते हैं और इस वजह से जो एनर्जी होती है और सप्लीमेंट्री फूड की तरह से काम करता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेरिगाइनस फ्लावर्स आर फाउंड इन, ठीक है, पेरिगाइनस फ्लावर कहाँ पे पाए जाते हैं, तो इसका एग्जांपल है प्लम पीच रोज, ठीक है, प्लम पीच रोज, तो रोज आपका बताया गया यहाँ पे, तो रोज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज करेक्टली मैच्ड विद द पार्टिकुलर कैटेगरी, पार्टिकुलर कैटेगरी के साथ यहाँ पे मैच किया गया है, कौन सा ऑर्गेनिज्म है वहाँ पे। सो ऑप्शन आर ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा जो होते हैं आपके बायो कंट्रोल एजेंट, बैक्टीरियोवायरस, बायो हार्बिसाइड, या फिर रोटिनॉन, बायो फर्टिलाइजर, या फिर बेसिलस थंजानेसिस, बायो फंगिसाइड्स। तो राइट आंसर भी ट्राइकोडर्म, ट्राइकोडर्म जो होते हैं आपके बायो कंट्रोल एजेंट होते हैं, ठीक है, ट्राइकोडर्म जो होते हैं आपके बायो कंट्रोल एजेंट होते हैं।
ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से रिलेटेड हैं, सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही है। कुछ ज़्यादा फॉलोइंग पेयर है हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, कौन सा पेयर आपका हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है? ऑप्शन है न्यूक्लियस एंटीपोडल सेल एक्सेल है, एंटीपोडल सेल है, मेगास्पोर मदर सेल है, न्यूक्लियस एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है। सो राइट आंसर विल बी आपका जो आपका एंटीपोडल सेल होते हैं, एंटीपोडल सेल और एक्सेल आपके ये हैप्लॉइड होते हैं। ओके, फिर अगला क्वेश्चन है व्हाई इज द मिल्क ऑफ ट्रांसजेनिक काउ रोजी न्यूट्रिशनली मोर बैलेंस्ड फॉर ह्यूमन बेबीज देन नेचुरल काउ मिल्क? जो आपका नेचुरल काउ मिल्क होता है उससे ज़्यादा बैलेंस होते हैं काउ के जो ट्रांसजेनिक काउ होती है। सो बेसिकली ट्रांसजेनिक एनिमल क्या होते हैं? जिनका डीएनए, ठीक है, जिनका डीएनए जो होता है आपका एक तरीके से वहाँ पे इनका जो है डीएनए को यहाँ पे मॉडिफाई किया गया होता है, और मॉडिफाई करने के बाद ही जो होता है इनके काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशनल, ठीक है, पावर इनको एक तरीके से मिल जाती है। और यहाँ पे जो काऊ, एक काऊ थी उसका रोजी नाम था, और उसका जो मिल्क था वो काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशनली बेनिफिशियल था एक नॉर्मल काऊ के मुकाबले। क्यों ऐसा था? क्योंकि उसका जो मिल्क था उसमें डीएनए को मॉडिफाई करके वहाँ पे ह्यूमन अल्फा लैक्टो एल्बुमिन जो प्रोटीन थी इसकी मात्रा काफ़ी ज़्यादा मिलती थी, जो कि आपका 2.4 ग्राम तक मिल जाता था, तो ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल था। फिर क्वेश्चन है ह्यूमन इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स, ठीक है, सॉरी ये नहीं है 12, ठीक है, कंजप्शन ऑफ हो जाता फॉलोइंग फूड्स कैन प्रिवेंट द काइंड ऑफ ब्लाइंडनेस एज वेल विटामिन ए, ठीक है। अगर आप देखोगे विटामिन ए की वजह से ब्लाइंडनेस होती है, और यहाँ पे पूछा गया कि किस तरीके का फूड का कंजप्शन करके आप जो था नाइट ब्लाइंडनेस यानी किस तरीके की बीमारियों को जो है इनकी विटामिन ए की डिफिशियंसी को जो है आप कम कर सकते हो। सो ऑप्शन था फ्लेवर सेवर टोमेटो, कैनोला, गोल्डन राइस, बीटी ब्रिंजल। राइट आंसर विल बी, ठीक है, राइट आंसर इसका जो होगा आपका गोल्डन राइस होगा। गोल्डन राइस में आपको जो होता है विटामिन ए काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिलता है, जो कि आपको मॉडिफाई किया गया है इस तरीके के राइस में, ठीक है, गोल्डन राइस में वहाँ पे आपको विटामिन ए देखने को मिलता है, और इसकी वजह से आपको जो था जो नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम होती है वो कम हो जाती है। फिर क्वेश्चन है कुछ बैक्टीरिया इज यूटिलाइज इन गोबर गैस प्लांट, कौन से बैक्टीरिया को हम यूटिलाइज करते हैं गोबर गैस प्लांट के लिए? ऑप्शन था मैथोजेंस, नाइट्रोफाइंग बैक्टीरिया, ओमोनिफाइंग बैक्टीरिया, डिनाइट्रोफाइंग बैक्टीरिया। राइट आंसर मैथोजेंस। मैथोजेंस जो होते हैं ये आपके काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं इन द गोबर गैस प्लांट। ओके, फिर क्वेश्चन था लॉजिस्टिक ग्रोथ, ठीक है, लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ इन एक्सप्रेस्ड बाय द इक्वेशन, कैसे एक्सप्रेस किया जाता है? राइट आंसर विल बी ठीक है, डीएन बाई डी टी आर एन के माइनस एन अपान की। ओके, फिर क्वेश्चन है जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया यूज फॉर द क्लियरिंग ऑयल स्पिल्स, एक जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया हमने बनाया है जो कि आपके जो ऑयल स्पिल्स होते हैं उसको खा जाता है, ठीक है, उसको क्लियर कर देता है, उसको डाइजेस्ट कर जाता है। वो कौन सा बैक्टीरिया? वो आपका स्यूडोमोनास प्यूटिडा, ठीक है, स्यूडोमोनास प्यूटिडा जो होता है ये आपका ऑयल स्पिल्स को खत्म कर देता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू बैक्टीरिया फाउंड टू बी वेरी यूजफुल इन द जेनेटिक इंजीनियरिंग, दो बैक्टीरिया जो होते हैं काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए, तो वो कौन से बैक्टीरिया दो हैं? सो दिस बैक्टीरिया आर एसिडिया, ठीक है, एसिडिया कोलाई एंड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिसेंस, इनका काफी ज्यादा यूज होता है एज अ वेक्टर, ठीक है, वेक्टर का यूज कर सकते हो इनका, या फिर प्लाज्मिड इनका यूज कर सकते हो, ये काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच काइंड ऑफ थेरेपी वाज गिवन इन 1990, ठीक है, अ 4 ईयर ओल्ड विद एडेनोसिन डिफिशिएंसी, एक गर्ल को थी, ठीक है, एडी डिफिशिएंसी थी, 1990 में एक थेरेपी दी गई थी। तो किस तरीके की थेरेपी थी? तो वो आपकी जो थी वो जीन थेरेपी थी, जहाँ पे हमने जीन को दिया था, यानी जीन थेरेपी क्या होती है? जहाँ पे हम डिफेक्टिव जीन को, ठीक है, वहाँ पे आपका तरीके से जीन होता नहीं है, अगर डिफेक्टिव जीन होता है उसको हटा करके एक तरीके से जीन इंट्रोड्यूस करते हैं उस सेल में, कल्चर करते हैं, जिसकी वजह से जो जो भी डिफिशियंसी होती है वो खत्म हो जाती है इस तरीके से। फिर क्वेश्चन द फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन प्रोड्यूस बाय द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, कौन सा जो पहला ह्यूमन हार्मोन था जिसे हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से जो था निकाला था? तो आपका इंसुलिन आता है, ठीक है, इंसुलिन इज द राइट आंसर। तो देखते हैं which of the following vector is used to replace the defective gene in the gene therapy, जीन थेरेपी में कौन सा वेक्टर को यूज किया जाता है अगर एक डिफेक्टिव जीन को हटाना है हमको? सो इसका जो राइट आंसर होगा टी आई प्लाज्मिड, ठीक है, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड जिसे बोलते हैं, इसका यूज कर सकते हैं एक हम डिफेक्टिव जीन को हटाने के लिए, और वहाँ पे एक नए जीन को रिप्लेस कर सकते हैं, इस तरीके से इसका यूज होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिविजुअल हैज अ डिफरेंट टाइप ऑफ कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल डी स्मॉल डी। हाउ मेनी टाइप ऑफ गैमेट कैन बी प्रोड्यूस बाय हिम, कितने तरीके के गैमेट बना सकते हैं? इसका जो फार्मूला होता है आपका 2n होता है, और n जो होता है नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस कंडीशन होती है। सो यहाँ पे देख लो आप, ठीक है, हेटेरोजाइगस कंडीशन कितनी है? हेटेरोजाइगस कंडीशन आप देखोगे तो यहाँ पे 4 है, ठीक है, 4 हेटेरोजाइगस कंडीशन है, तो 2 के पावर 4 हो जाएगा, और इस तरीके से आपको यहाँ पे कैलकुलेट 16 आएगा, ठीक है, तो राइट आंसर 16 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मल्टीपल एलील्स आर प्रेजेंट, मल्टीपल एलील्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो मल्टीपल एलील्स जो होते हैं आपके सेम लोकस ऑफ द क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं, और होमोलॉगस क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो एट द सेम लोकस ऑफ द क्रोमोसोम। और बेसिकली आपको कौन सा क्रोमोसोम होता है? कि आपको होमोलॉगस क्रोमोसोम होता है, एट द सेम लोकस ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं। फिर क्वेश्चन है द कैटल एरगेट एंड ग्रेजिंग कैटल इज अ क्लोज एसोसिएशन एग्जांपल, कैटल एरगेट और जो ग्रेजिंग कैटल होते हैं इसका क्या एग्जांपल है? तो कैटल एरगेट आप देखोगे जो गाँव में जो है, ठीक है, जो एक तरीके से सारस होते हैं, सब वाइट कलर के होते हैं, और जो आपके गांव में जो गाय या जो भैंसें होती हैं चर रही होती हैं, ठीक है, चरवाहा में जो चर रही होती हैं, और आसपास वहाँ पे देखना कि कुछ, ठीक है, कैट या जो आपके हंस के तरीके से होते हैं, क्रेन जिसे बोलते हैं, सारस तरीके से वहाँ पे आसपास ही रहते हैं उनके। तो बेसिकली जब वो घास खाते हैं या जब घास को चलते हैं तो उखड़ता है घास, और उसके जो कीड़े मकोड़े उखड़ रहे होते हैं या नीचे से आ रहे होते हैं, तो उसको वो लोग वहाँ पे खड़े होकर वो रहते हैं, बगल से ही रहते हैं, और वो लोग उससे जो है खाने की कोशिश करते हैं। और बेसिकली आपका किसका एग्जाम्पल है? कि आपका जो है
ये आप जब पढ़ोगे एनसीईआरटी में, ठीक है, लास्ट चैप्टर है वहाँ पे, तो एक कम्युनलिज्म का एग्जाम्पल है जहाँ पे एक को फायदा होता है और एक को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, एक को फायदा होता है और एक को कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आपका यहाँ पे, ठीक है, जो आपका होता है कैटल अर्गेट, ठीक है, उसको काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है भाई, उसको कीड़े मिल रहे हैं खाने के लिए, और जो आपका ग्रेजिंग कैटल होता है उसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो तो अपना, ठीक है, ज़्यादा खाने मस्त है, ठीक है, आसपास क्या हो रहा है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, तो उसको कोई दिक्कत नहीं होती इस तरीके से। फिर कुछ नहीं, टेस्ट टू बेबी टेक्निक, टेस्ट टू बेबी में कौन सी टेक्निक का यूज़ किया जाता है, तो टेस्ट टू में आपको पता होगा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का यूज़ किया जाता है टेस्ट टू बेबी प्रोग्राम में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ एडेनिन एंड साइटोसिन मेक्स 30 and 20% ऑफ डीएनए, व्हाट विल द परसेंट ऑफ द कंपोजिशन ऑफ द थायमिन एंड ग्वानिन। तो बेसिकली जो आपका एडेनिन होता है ये आपका थायमिन के साथ जो होता है, ये एडेनिन जो होता है आपका थायमिन के साथ बनाता है, ठीक है, थायमिन के साथ पेयरिंग करता है। तो अगर एडेनिन 30% दिया गया है तो डेफिनेटली जो आपका थायमिन होगा वो भी 30% होगा, ठीक है, तो थायमिन भी आपका 30% होगा। और अगर आपका साइटोसिन 20% दिया गया है तो ग्वानिन भी आपका 20% होगा, ठीक है, तो राइट आंसर विल सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन कितने यूनिट होते हैं, हीमोग्लोबिन आपके जो होते हैं 4 यूनिट होता है, ठीक है, 4 यूनिट सारे हीमोग्लोबिन। ओके, फिर क्वेश्चन है व्हिच आर द टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज प्रोवाइडेड बाय द कोलेस्ट्रॉम, कोलेस्ट्रॉम आपको कौन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, तो कोलेस्ट्रॉम आपको जो होता है ये नेचुरली एक्वायर्ड, ठीक है, नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी होता है आपको कोलेस्ट्रॉम प्रोवाइड करता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नार्कोटिक्स लाइक चरस, भांग, गांजा, ये सब कहाँ आपको देखने को मिलते हैं, ये सारे आपको जो होता है ये कैनाबिस सटाइवा, कैनाबिस सटाइवा से आपको जो है इनका फॉर्मेशन किया जाता है, कैनाबिस सटाइवा से। ओके, फिर क्वेश्चन है मार्क द करेक्ट मैच मार्क करिए। भांग जो होता है आपके एनालिसिस होती है, मॉर्फिन हेलुसिनेशन शो करता है, बारबिट्यूरेट सेडेटिव होते हैं या फिर ओपिएट्स नार्कोटिक्स होते हैं, तो आपके तीनों गलत हैं, ये लास्ट वाला करेक्ट है। जो कोकीन होता है ये आपके नार्कोटिक्स में आता है, ठीक है, नार्कोटिक ड्रग में आता है। फिर क्वेश्चन है टर्म एक्टिव इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी क्या मतलब होता है, ऑप्शन आर इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ ब्लड, इंट्रोडक्शन ऑफ रेडीमेड एंटीबॉडीज, या फिर रेजिस्टेंस डेवलप आफ्टर डिजीज, ठीक है, या फिर रेजिस्टेंस डेवलप बिफोर द डिजीज। तो जो आपके डिजीज के खिलाफ जो बॉडी में रेजिस्टेंस डेवलप होती है वो भी डिजीज के बाद जो डेवलप होती है वो आपका एक्टिव इम्यूनिटी में देखने को मिलता है। ओके, इंटरफेरॉन क्या होते हैं, इंटरफेरॉन जो होते हैं आपके ये एंटीवायरल प्रोटीन होते हैं जो कि आपके वायरस के खिलाफ काम करते हैं। और जब कोई किसी तरीके का वायरस का इन्फेक्शन होता है बॉडी में, सेल में, तो एक सेल जो होती है दूसरे सेल को एक तरीके से इन्फॉर्म कर देते हैं कि वायरस इन्फेक्शन हुआ है, आप सतर्क हो जाइए, ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे काम होता है, इंटरफेरॉन जो काम करते हैं। फिर क्वेश्चन व्हाट इज द प्रोटीन कोड ऑफ द जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन एचआईवी में जो आपका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है आपको किस चीज़ को होता है, तो ये आपके होते हैं सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जो होता है आपका एचआईवी में पाया जाता है। इन विच ईयर एनटीपी लीगलाइज, किस ईयर में एनटीपी का लीगलाइज हुआ था, तो 1971 में आपका जो होता है एनटीपी लीगलाइज की गई थी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया एक्शन प्लान फॉर द फैमिली प्लानिंग वॉज इनिशिएटेड, किस ईयर में आपका जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम था वो आपको इनिशिएट किया गया था, राइट आंसर विल बी 1951, ठीक है, 1951 में जो था आपका ये इसका इनिशिएशन किया गया था, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल, किसके मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल पाए जाते हैं, तो राइट आंसर विल बी माइस, चूहे, ठीक है, चूहे पे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट होते हैं। और ट्रांसजेनिक एनिमल को पता होगा कि ट्रांसजेनिक एनिमल जो होते हैं जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिनका हम जीन को मॉडिफाई करते हैं और उसके बाद उसकी पढ़ाई करते हैं। फिर क्वेश्चन है, ठीक है, फिर आपका यहाँ पे आता है, ठीक है, तो फिर यहाँ पे देखते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग एनिमल्स ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल, सबसे ज़्यादा ट्रांसजेनिक एनिमल कौन से जानवर के पाए जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा ट्रांसजेनिक एनिमल जो होते हैं आपके ये माइस के पाए जाते हैं, ठीक है, माइस के, जैसे हम ठीक है, चूहे के पाए आपके सबसे ज़्यादा ट्रांसजेनिक पाए जाते हैं। और ट्रांसजेनिक क्या होते हैं जिसके ऊपर हम स्टडी करते हैं और जो आपका जीन का इफेक्ट होता है उसे देखते हैं कि कैसा क्या प्रभाव पड़ता है, तो इस तरीके से आपकी पढ़ाई होती है। तो ये तो कुछ सिंपल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बायोलॉजी के, ठीक है, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल या टफ लेवल क्वेश्चन थे जो कि आपके डीपर एनसी लाइन से पूछे गए थे। तो ये सारे क्वेश्चन सीआरटी बेस्ड है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ अगले वीडियो मिलेंगे।